हेलो डियर्स, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात की है चैप्टर 1.2 के क्वेश्चन 1 से लेके 4 तक, लेकिन अब इस वीडियो में बात करते हैं चैप्टर 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5 की। हालांकि बात यूं थी कि पिछले चैप्टर के अंदर, पिछली वीडियो के अंदर भी हम सारी बात कर सकते थे, सारे क्वेश्चंस कर सकते थे, लेकिन वीडियो ज्यादा लंबी होने के कारण, ज्यादा बड़ी होने के कारण हमने उसमें उतना ही किया, 4th क्वेश्चन तक किया। अब 5th, 6th और 7th क्वेश्चन इस वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, आप ध्यान से समझें क्या कह रहा है 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन बोल रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, जांच करना है कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। कि संख्या 6 की पावर जो n है, 6 की पावर n है, ये एक संख्या तो बनेगी नहीं, क्योंकि जब 6 की पावर 1 तो 6, 6 की पावर 2 तो 36, ऐसे चलते चलते बहुत आगे जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहने का मतलब संख्याएं बढ़ती जाएगी और आगे आगे अनंत संख्याएं आती जाएगी, बहुत संख्याएं आती जाएगी। ठीक है, लेकिन अब इन संख्याओं की स्थिति ऐसी है कि कभी ऐसा अंक आएगा कि शून्य पर समाप्त हो जाएगी कोई भी संख्या ऐसी, ये वाली। कभी भी 6 की पावर किसी भी संख्या के लिए जब n हो प्राकृत संख्या, उसके लिए ये अंक या संख्या ये अनंत तक कभी भी जाए और शून्य पर समाप्त होगी क्या? बात तो ये सब कुछ लगभग कहानी 4th, जैसे सॉरी वो अपने 4 की पावर n वाला क्वेश्चन किया था, एग्जाम्पल 4 की पावर n वाला एग्जाम्पल किया था, उदाहरण किया था, बस उसी के तरीके से है, सेम घटना है। लेकिन अब बस बात संख्या का बदलाव है, शब्दों में या उसकी लाइनिंग में कुछ कोई बदलाव नहीं देना, सेम की सेम तरीके से लिखना है। चलो अपन इसको करते हैं। दरअसल जैसे उसको किया था उसी तरीके से इसको करेंगे, आराम आराम से समझना, बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर आपको ये प्रश्न कुछ आता है तो फिर थोड़ा स्पीड करके समझ सकते हैं, वरना आराम से समझ सकते हैं। और समझने पर ये सब प्रश्न बिल्कुल आसान बन जाएगा। और जब कहानी तब आनी है जब अचानक कोई प्रश्न एग्जाम में आ जाए और तब गड़बड़ हो जाए, कहीं आपको ऐसा नहीं लगे कि पीछे छूट गया ये प्रश्न। तो छोड़ने, किसी प्रश्न की छोड़ने की आवश्यकता है ही नहीं, पढ़े सारे प्रश्न को, समझे। चलो बात करते हैं भाई, क्या कह रहे हैं, किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n शून्य पर समाप्त हो सकती है, तो वही लिख देते हैं, यदि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n शून्य पर समाप्त होती है, तो अगर शून्य पर समाप्त होती है, कोई भी संख्या जब शून्य पर समाप्त होती है तो उसमें 5 का भाग जाता है, तो वह 5 से विभाज्य होगी। समझ में आ रही है कि जब वो संख्या 0 पर समाप्त हो रही है, शून्य पर समाप्त हो रही है, तो उसमें 5 का भाग जरूर जाएगा। अच्छा ठीक है, 5 का भाग चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, अगर 5 का भाग जा रहा है तो इसका अर्थ है कि उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 संख्या जो 5 है वो है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड में है। चलो लिख लेते हैं, अर्थात संख्या 5 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में अवश्य होगी। ठीक है भाई, अगर विभाजित हो रही है, कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त हो रही है, तो वो पक्का 5 से विभाजित होगी। और अगर 5 से विभाजित हो रही है तो उसके 6 की पावर n की अभाज्य गुणनखंड के में अब होगी 100%। अभाज्य गुणनखंड में वो संख्याएं होती है जिस संख्या से वो संख्या विभाजित हो रही है। ठीक है, अब बात आती है आगे, लेकिन 6 की पावर n बराबर, हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 3 की पावर n। सही बात है, 6 को 2 गुणा 3 लिख सकते हैं, से में 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में
केवल संख्या 2 व 3 ही है। भाई यहां तक कहानी नॉर्मल थी कि ये अभाज्य गुणनखंड है, मतलब इस 5 जो संख्या है वो 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में होगी, लेकिन 6 की पावर n जो है ये ऐसे लिख सकते हैं जैसे कि हमने 4 की पावर n को लिखा था। में 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में केवल संख्या 2 और 3 ही है। इसके अंदर 2 और 3 ही संख्या है, इसके अलावा कोई संख्या नहीं है, इन दोनों के अलावा कोई संख्या नहीं है। अब बात आती है कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता से। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या बोलती है, दोबारा बात कर लेते हैं। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय बोलती है कि कोई भी संख्या है ना, उसके अगर कोई विभाज्य संख्या है, कोई भाज्य संख्या है, जिसके टुकड़े हो सकते हैं, उनको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। सामान्य सी बात है, हमने पढ़ी भी थी प्रमेय, उसमें लिखा था कि कोई भी संख्या, किसी भी संख्या जो भी भाज्य संख्या है, उनको अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में या गुणनफल के रूप में, ठीक है, लिखा जा सकता है। तथा वो बिना क्रम के, अगर क्रम की बात ना करें तो वो जो गुणनखंड होते हैं, जो गुणनफल है गुणनखंडों के, वो अद्वितीय होते हैं, उनके अलावा उसके कोई और गुणनखंड नहीं होंगे। ये बात थी उसकी अद्वितीयता की, मेन कहानी यहां पे आती है। अब यही बोलता है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता से संख्या 6n के अभाज्य गुणनखंड में दो व 3 के अलावा कोई संख्या, कोई अभाज्य संख्या नहीं होगी। या अद्वितीयता के अनुसार ये कह सकते हैं कि इसके संख्या 6 और के n के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 3 संख्या ही हो सकती है, इसके अलावा कोई और संख्या नहीं होगी। सिंपल सी घटना। अब इसके अलावा संख्या नहीं हो सकती तो इसका मतलब है, जो हमने माना था कि पहले, कि 5 जो संख्या है वो इसके अभाज्य गुणनखंड में है, वो नहीं है, ठीक है। अर्थात अब 5 नहीं है तो क्या हो गया, इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, तो इसका मतलब है यह संख्या शून्य पर कभी समाप्त नहीं है होती। अतः सीधा लिख लेते हैं, अतः बस सीधा लिख लेते हैं, अतः संख्या 6 की पावर n कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगी, कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगी। आंसर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतनी सिद्धम हो गया। सामान्य सी बात थी। इस प्रश्न को पढ़ने के लिए, इस प्रश्न को समझने के लिए आपको कम से कम 2-4 बार तो देखना पड़ेगा। इस प्रश्न को आराम से देखो, समझो, बुक वाले को देखो, बुक में भी एग्जाम्पल किया हुआ है। फिर यहाँ पे ये देखो, यहाँ वाला जो मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे करवाया था उस वीडियो में, पिछली वीडियो में, और फिर उसके बाद ये देखो, कम से कम ये आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका करेंगे आप 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन भी काफी आसान है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, बहुत सिंपल। क्या कह रहे हैं कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 4 3 2 ऐसे गुणा में प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। पता करना है कि ये भाज्य संख्या क्यों है। क्योंकि भाज्य संख्या के लिए हमारे पास एक तरीका है कि अगर कोई संख्या भाज्य संख्या होगी तो उसको अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है, गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, या गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। वो बातें एक ही होती है, कहने का मतलब याद रखें, ठीक है।
तो अब इसका चेक कर लेते हैं, इसको भी अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है क्या, ऐसा करके चेक कर लेते हैं। अगर लिखा जाएगा तो ये भाज्य संख्या है, नहीं तो नहीं भाज्य संख्या है। और इसने पहले ही कह दिया ये भाज्य संख्या क्यों है, इसका मतलब संख्या तो भाज्य संख्या है, हमें तो पता ही करना है क्यों है। तो सिंपल सी बात है, पहले ये सीधा देखने से नहीं हम पता कर सकते भी ये भाज्य संख्या है ये अभाज्य संख्या है, ठीक है, क्योंकि इसमें सीधा सीधा इसमें किसी संख्या के भाग दे नहीं सकते हम। चलो बात करते हैं, सबसे पहले इस संख्या को मान लेते हैं ए इक्वल टू 7 गुणा में 11 गुणा में 13 प्लस 13। अब इस पूरी में से और ये 13 अलग आ गया। अब ये देखो बीच में प्लस है तो ये अलग अलग टुकड़े बन जाते हैं दो, इसमें से इस पूरी में से और इस पूरी में से यहाँ पे 13 और यहाँ पे 13 कॉमन आ जाता है, 13 बाहर कॉमन, अंदर 7 और ये 11 प्लस में 1 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। 13 तो ठीक है, इसके बाद साथ ही साथ 11 7 77 हो जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे 1 और 77 को, तो ये बचेगा 78 और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है एक तरीके से, ब्रैकेट के बाहर होता है। तो अब 13 गुणा 78 और ये क्या हो गया अभाज्य गुण, जैसे भी अभाज्य गुण संख्या है 13 और 78 के भी अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। इसका मतलब कोई भी अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखी जाने वाली संख्या भाज्य संख्या होती है। अतः संख्या को अभाज्य संख्याओं की, या ऐसे लिख सकते हैं कि संख्या के अभाज्य गुणनखंड में एक के अलावा अन्य अभाज्य संख्या अभाज्य संख्याएं हैं। अतः यह संख्या एक भाज्य संख्या है, यह संख्या एक भाज्य संख्या है। अब यही काम b के लिए कर लेते हैं, नॉर्मल b मान लेते हैं उसको 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा में 1 प्लस में 5 दोनों में कॉमन आ रहा है, 5 को बाहर कॉमन लेते हैं इतने में से और इतने में से, यहाँ पे बचेगा 7 6 4 3 और 2 प्लस में 1 लास्ट में। 1 का गुणा करने से फर्क नहीं पड़ता, चलता है, हम छोड़ देते हैं यहाँ पे। इसमें जोड़ने से फर्क पड़ता है, कल को ये 1 नहीं छोड़ दें, जोड़ने से बहुत फर्क पड़ जाता है। 1 को 1 से गुणा करने से बहुत मतलब फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब चलो बात करते हैं, ये तो 5 आ गया, ये 7 6 42 और ये मल्टीप्लाई करेंगे किसका 4 3 12 24 का प्लस 1, क्यों ये मतलब अलग अलग संख्याओं का ऐसे मल्टीप्लाई करके रख लेते हैं। जैसे 7 6 42 4 3 12 24 आ गया। अब 42 और 24 का सीधा मल्टीप्लाई अलग तरीके से अपन यहाँ पे कर लेते हैं, जैसे 42 और 24 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 4 दूनी 8 का 8 आ जाएगा, 4 चौके 16 और 2 दूनी 4, 16 4 20 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, 4 दूनी 8 आ जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा से लगा देंगे 10, सिंपल बात, 1008 आ जाएगा, ठीक है। चलो बात करते हैं, एक 1008 प्लस 1, यहाँ पे 4 7 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है, सही है। 5 गुणा में 1009 बन गया, ये सिंपल सी बात। जब ये 1009 बन गया तो यही बात इसके लिए लिख लेंगे, क्योंकि ये संख्या क्या हो जाएगी भाज्य संख्या हो जाएगी। ये हुआ सिंपल सी बात। ये पहला हमारा कौन सा क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब अपन बात करते हैं अगले 7वें प्रश्न पे, ठीक है। लिख लेते हैं साथ साथ में 7वां प्रश्न। समझ में तो आया होगा आपको, अगर ये समझ में नहीं आया तो दोबारा देख लेंगे इस वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके, और बिल्कुल फिर भी नहीं समझ में आया तो एक बार कमेंट में लिखे भी ये सब समझ में नहीं आया, तो इसके लिए अपन अलग से बात कर सकते हैं, एक वीडियो और ले आएंगे, उसके लिए आपको अलग से
कम से कम लिंक भेज दी जाएगी या जैसे भी, ठीक है। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 साथ साथ में मैं लिख रहा हूं, अगर आप साथ साथ में पढ़ें अपनी बुक में तो अच्छी बात है, और नहीं तो साथ साथ में देखते जाए, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ साथ साथ में। और या फिर आपको अगर ऐसा लगता है कि आपने एक बार पढ़ रखा है तो इसको थोड़ा आगे कर ले ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। देखो मैं कह रहा हूं कि जैसे इसमें लिख रखा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर, किसी खेल के मैदान के चारों ओर, हालांकि मैं इस प्रश्न को सीधा यहाँ पे वीडियो रोककर या जैसे भी प्रश्न को लिख के पहले और फिर मैं बात कर सकता हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब भी हम प्रश्न को पढ़ लेते हैं लिखते लिखते साथ साथ में तो ठीक रहता है, समझ में आ जाता है। आधा प्रश्न तो समझ में वैसे ही आ जाता है, ठीक है। तो फिर आगे चलो लिखते हैं कि चारों ओर एक वर्ताकार पथ है, खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है, वर्ताकार पथ है, दौड़ने के लिए बनाया हुआ है, वर्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। और जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को, अब रवि को क्या कर रहा है, रवि को 12 मिनट लग रहे हैं, ठीक है। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, रवि को 12 मिनट लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और, मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। सिंपल सा प्रश्न है। अब हमने प्रश्न लिख लिया, ठीक है। कम से कम इस प्रश्न को लिखने पर कम से कम कहानी ये तो समझ में आई कि सोनिया और रवि दो बच्चे हैं, उन्होंने क्या किया, एक ट्रैकिंग मतलब बना हुआ है, ट्रैक मतलब एक तरीके से वे बना है, रास्ता बना हुआ है, कोई भी मैदान है उसके अंदर, उसके चारों ओर बना हुआ है, हमें दौड़ना है उस पर। अक्सर दौड़ते हैं ऐसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब दौड़ते हैं तो सोनिया को 18 मिनट लगते हैं उस दौड़ पूरे करने में, एक चक्कर काटने में। मान लेते हैं ये चक्कर था, ऐसे वाला चक्कर था, या अगर पूरा वर्ताकार ही बना लेते हैं, ठीक है। यहां से कोई चला, सोनिया चली और उसने क्या किया, पूरा चक्कर काटने में कितना टाइम ले लिया, 18 मिनट ले ली। और यहीं से रवि ने स्टार्ट किया तो उसने 12 मिनट ले ली। यहां तक अब प्रश्न को समझने की मतलब पढ़ने की वैसे भी
अगर आपने लिख लिया ना एक बार, तो पढ़ने की तो बिल्कुल आवश्यकता ही नहीं पड़ती कि दोनों ने क्या किया, इसने 18 मिनट ले ली, इसने 12 मिनट ले ली दौड़ने में। ठीक है, अब बात ये आ रही है कि मतलब ये प्रश्न क्या मांग रहा है, ये लौट के मतलब ऐसे दौड़ते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं, ऐसा समय कब आएगा कि जब मतलब दोनों ने शुरुआत यहां से स्टार्ट से, दोनों ने एक जगह से स्टार्ट की, एक ही समय से स्टार्ट की, एक ही जगह से स्टार्ट किया, लेकिन ऐसा समय कब आएगा, दौड़ते 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 चलते जाएंगे, कितने चक्कर काट लेंगे, ऐसा समय कब आएगा, या कितने समय बाद ऐसा समय आएगा, कितने समय बाद वो वापस यहीं रुक जाएंगे आके दोनों एक साथ। मतलब अब ये 18 मिनट में चक्कर काटेगी और ये तो 12 मिनट में चक्कर काट के यहां पे पहुंच जाएगा, लेकिन ये 18 मिनट में चक्कर काटेगा, ये अगले मतलब यहां से शुरू होने के बाद कोई भी पॉइंट से स्टार्ट होने के बाद सोनिया 18 मिनट में यहां पे पहुंचेगी, लेकिन रवि यहां पे 12 मिनट में पहुंच गया। जब रवि यहां पे 12 मिनट में पहुंच गया तो रवि यहां से 12 मिनट के बाद अगली 13 मिनट के बाद अब यहां से आगे दौड़ना स्टार्ट कर देगा, वहां तो वो तो आगे चला जाएगा, लेकिन ये यहां पे जब 18 मिनट होगी तब यहां पे आके पहुंचेगी। तो मतलब ये दौड़ने चलते रहेंगे बहुत बार, लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब दोनों अपने चक्कर दोनों इसी स्थान पे पूरे कर देंगे, दोनों एक साथ चक्कर पूरा करेंगे दोनों मिलके। कहने का मतलब चक्कर तो पूरा दोनों करेंगे लेकिन अलग अलग समय, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब दोनों मिलके चक्कर पूरा करेंगे, दोनों एक साथ यहां पे पहुंचेंगे। बात यही है, इस एक साथ पहुंचने वाली घटना ये होती है कि अगर मान लेते हैं अब ये 12 और 18 है, लेकिन अब इसके लिए छोटे हैं, ये अगर चीज छोड़ दें, अगर ये मान लेते हैं भी अगर सोनिया और रवि है, उनको 5 मिनट लगते हैं, इसको 4 मिनट लगती है, मान लेते हैं सोनिया को 5 मिनट लगती है और रवि को कितना लगते हैं, 4 मिनट मानते हैं। अगर इसको 5 मिनट लगती है और 4 मिनट लगती है, तो ऐसा करें कि मतलब ये 5 मिनट में निकालती है, चक्कर निकाल जा रही है, ये 4 मिनट में निकालती है, ये माना है हमने एग्जाम्पल छोटा बनाने के लिए। तो अगर जब ये 5 मिनट में मानती है तो इसके चक्कर, अगला चक्कर, पहला चक्कर ये 5 मिनट पूरा कर दिया, दूसरे चक्कर में इसके टाइम लग गया 10 मिनट, चक्कर कितने हो गए, 2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले टाइम में इसको 15 मिनट लगे और चक्कर जितने भी हो, 3 चक्कर के बाद 15 मिनट लगे, सही बात है, फिर 4 चक्कर के बाद 20 मिनट, फिर 5 चक्कर के बाद 25 मिनट, ऐसे टाइम जुड़ता जाएगा। एक तरीके से ये 5 की टेबल लिख ली, 5 का भाड़ा लिख लिया हमने, लेकिन कहानी तो यही है ना कि एक चक्कर में 5 मिनट, दूसरे चक्कर में 10, टोटल हो गए 10 मिनट, फिर तीसरे चक्कर में टोटल करते करते 15 मिनट हो गई, फिर टोटल 20 मिनट, ऐसे करते करते अगले अगले चक्कर में आते जाएंगे और समय, कुल समय 4 चक्करों में 20 मिनट, 5 चक्करों में 25 मिनट, फिर 30 मिनट चल जाएगा। ठीक है, वही बात आती है इसकी रवि की। रवि ने पहला चक्कर काटा 4 मिनट में, दूसरा चक्कर टोटल 8 मिनट हो गए, क्योंकि एक चक्कर में 4 मिनट लगते हैं, 2 चक्करों में 8 मिनट लग जाएगी, 3 चक्करों में 12 मिनट, 4 चक्करों में 16, फिर 5 चक्करों में 20 मिनट, 6 चक्करों में 24 मिनट, ऐसे चलता जाएगा। दोनों ने मान लेते हैं कोई भी दौड़ स्टार्ट की, मान लेते 6 बजे स्टार्ट की, सुबह 6 बजे दोनों ने शुरुआत कर दी, आते ही दौड़ना शुरू कर दिया एक साथ। ठीक है, मान लेते हैं ये दोनों बहन भाई थे, दोनों घर से दौड़ने आए, एक साथ दौड़ने आए, अब इनको टाइम ज्यादा लग रहा है, किसी को कम लग रहा है। ठीक है, अब जैसे दौड़ना शुरू किया, ये 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में, ये 20 मिनट में इसने 4 चक्कर पूरे करके, ये जहां से शुरुआत किया था इन्हें, जैसे इस पॉइंट से इन्होंने शुरुआत किया था, 20 मिनट बाद सोनिया यहां पे आके रुक गई। 20 मिनट में इसने 4 चक्कर कंप्लीट कर लिए थे, लेकिन इसी साथ अब जब 20 मिनट हो गया, 6:20 का समय हो गया, जब 6:20 का समय हो गया, दोनों के लिए 6:20 का समय होगा, लेकिन जब 6:20 का समय होगा, इसको 20 मिनट क्लियर, 20 मिनट में ये चक्कर पूरा करके इसने 5 चक्कर पूरे कर लिए। हालांकि चक्कर कितने भी पूरे कर लिए, लेकिन कम से कम अगली 20 मिनट में ये भी वहीं पहुंच गया, पूरा चक्कर कंप्लीट कर लिया। उस बीच पहले इसने 5 मिनट में किया, तब वो 4 मिनट में ही पहुंच गया था, फिर इसने 10 मिनट में किया, वो 8 मिनट में ही पहुंच गया था, फिर इसने 15 मिनट लगा दिए वो 12 मिनट में पहुंचा, फिर इसने अगला चक्कर इसने पहले ही पूरा कर लिया 16 मिनट में। लेकिन जब 20 मिनट हुए, 6 बजकर पूरे 20 मिनट, तब दोनों ने एक साथ एक चक्कर पूरे किए थे, ये वाले 20 मिनट पे ये दोनों एक साथ यहाँ पे आके मिल गए थे। आगे भी मिल जाएंगे, काफी बार मिलेंगे, लेकिन हाँ
कम से कम पहली बार की बात है कि ये पहली बार पुनः कितने समय बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। पहली बार पुनः कितने समय बाद मिले। इसमें तो 20 मिनट बाद मिले, इसमें तो 20 मिनट बाद मिल गए, लेकिन इसके लिए कहानी अलग है 12 और 18 की, तो अलग सोचेंगे। लेकिन ये 20 कैसे निकला, अब ये सिर्फ पहाड़े लिख के देख नहीं सकते, तो ये 20 कैसे होता है, इन दोनों का लघुत्तम समापवर्तक होता है, एलसीएम होता है। यहाँ पे याद रखें, ये जो 20 था 5 और 4 का एलसीएम होता है। कैसे, कभी कभी आपने 1/5 प्लस 1/4 लिखा हो, आपको बोला हो कि जोड़ो दोनों को, तो 5 और 4 का एलसीएम लिया, 5 और 20 लिया, इसको एलसीएम बोलते हैं। ये वो संख्या है जो इससे भी विभाजित होती है और इससे भी विभाजित होती है, लेकिन यह न्यूनतम संख्या, लघुत्तम संख्या बोलते हैं। लघुत्तम संख्या मतलब न्यूनतम संख्या है वो जो इससे भी विभाजित हो रही है, इससे भी विभाजित हो रही है, मतलब इसका भी इसमें भाग जा रहा है, इसका भी इसमें पूरा भाग जा रहा है, वो संख्या छोटी छोटी संख्या बोलते हैं। और वही संख्या इसमें निकालनी है भी, वो छोटी से छोटी संख्या या वो छोटे से छोटा समय कि इसमें दोनों एकदम पास, मतलब वहां पे आके पूरा चक्कर कर दे कंप्लीट, ठीक है, एक साथ मिल जाए। चलो बात करते हैं, ठीक है, जैसे इसमें इनका एलसीएम लिया वैसे अब इसमें इसका एलसीएम लेते हैं। चलो अब एलसीएम वाली कहानी अगर आपको समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर दें कि हाँ भाई एलसीएम वाली कहानी हमें समझ में आई, और वीडियो को हम लाइक कर रहे हैं, और साथ ही साथ नीचे कमेंट बॉक्स में भी ये देख सकते हैं कि हाँ सर एलसीएम वाली कहानी ये जो बोल रहे हो आप, ये कहानी समझ में आई है। तो इसी बीच साथ ही साथ में आपने सब्सक्राइब वाला बटन भी दबा दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को, और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आगे वाले भी वीडियो भी आपको मिल जाए कभी भी, ठीक है। शॉर्ट्स भी देखें, सारी वीडियोस भी देखें, ठीक है। चलो बात करते हैं, देखो अब इसको सॉल्यूशन में लिखते हैं। अभी सॉल्यूशन में ऐसे तो लिख नहीं सकते गोल चक्कर बना के या पहाड़े बना के, या इस तरीके से सही तरीके से लिखना पड़ेगा। चलो किस तरीके से लिखे, देखो कि मैदान के वर्ताकार पथ पर रवि को पथ पर दौड़ने पर रवि को 18 मिनट लगती है तथा रवि को 12 मिनट लगती है तथा सोनिया को 18 मिनट लगती है। सिंपल सी बात है, एक लाइन लिख लेते हैं, फिर लिख लेते हैं 12 बराबर, सीधा सीधा लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें इसके टुकड़े करने होते हैं, एलसीएम निकालना आता है हमें, क्योंकि पहले वाले प्रश्नों में हमने बहुत एलसीएम निकाले हैं, ठीक है। तो एलसीएम निकालना हमें अच्छे तरीके से आता है, हम नॉर्मल तरीके से भी निकाल सकते हैं एलसीएम, ठीक है। चलो ठीक है, हम वैसे पहाड़े की बात भी नहीं है या अलग तरीके से भी बटा वाले लगा के भी एलसीएम निकालना नहीं जानते, हम अच्छे तरीके से भी जानते हैं, सिंपल वाला तरीका भी जानते हैं। 12 को हम लिखते हैं 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 3 12, ठीक है, ये हो गया। 18 को हम लिख देते हैं 2 गुणा ये 4 हो गया, 2 गुणा 3, 3 दूनी 6 3 18, समझ में आ गई, ठीक है, क्लियर हो गया। इस तरीके से लिख सकते हैं इसके, ये गुणनखंड हो गए इसके। अब एलसीएम निकाल लेते हैं दोनों का, एलसीएम किसका, 12 और 18 का कितना आ जाएगा, अधिकतम घातें लेते हैं, इसमें 2 अधिकतम है, जैसे 2 की पावर 2 है, तो 2 में साथ में इसमें 3 की पावर 2 है, ये आ गया। तो इनको लेंगे तो ये 4 और ये 9 चौक 36, ठीक है। अब ये लिखेंगे कि रवि और सोनिया 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक, ठीक है, स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। 36 मिनट बाद क्या होगा, पुनः स्थान पर मिलेंगे, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। असल में बात वही थी, 12 और 18, 12 दूनी 24, 12 3 36, और 18 दूना सीधा 36 ही होता है टोटली,
तो ये वो पहाड़े वाली बात है, ये एलसीएम वाली बात है। मतलब उसने अगले दूसरे चक्कर में ही, मतलब सोनिया दूसरे चक्कर कंप्लीट करने के बाद ये 36 मिनट टाइम लग गया उसको, और इसने तीसरा चक्कर कंप्लीट करा तब 36 मिनट टाइम लग गया। मान लेते हैं 6 बजे इन्होंने स्टार्ट की दौड़ करनी सुबह सुबह, तो 6:36 पर दोनों वहीं प्रारंभिक स्थान पे आके मिल जाएंगे। ये तो था इसका चैप्टर 1.2 का अंतिम प्रश्न। ठीक है, अब आगे अपन करेंगे अगले प्रश्न, लेकिन आपसे विनती है और चाहता हूं कि अगर आपको वीडियो वीडियो पसंद आई तो आप लाइक करें। ठीक है, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली और वीडियो भी आपको देखने का मतलब मिले। ठीक है, इसी वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।